हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई की क्लास में क्लास नंबर 4 यानी कि यूपीएसआई की जो हम मूल विधियां पढ़ रहे थे उन्हीं मूल विधियों में हमारी चौथी क्लास आज हम चलेंगे। तो चौथी क्लास में मूल विधियों और संविधान की क्लास में हम आज की जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे अधिनियम आपके यूपीएसआई की मूल विधियों में पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से आप पूरी वीडियो देखते रहिएगा और अंत तक साथ में बने रहिएगा। इसके पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल, ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल, ज्ञानकोश फेसबुक पेज, ऐप, कहीं से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो में। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है ये कब लागू हुआ था। तो ये अधिनियम जो है ये 2 अक्टूबर 1987 को पूरे भारत में लागू हुआ था, लेकिन जिस समय ये लागू हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर में, लेकिन वर्तमान समय में 2019 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के पश्चात अब ये पूरे भारत में लागू हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। इस अधिनियम का पूरा नाम है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है तो देखिएगा, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात आपको पूरे उद्देश्य में ही मिल जाएगी कि विज्ञापन, लेख, चलचित्र, प्रकाशन आदि में किसी भी प्रकार से स्त्रियों का अशिष्ट रूप अगर दिखाया गया तो ये प्रतिषेध करता है। ये इसके खिलाफ जो है ये कानून कार्य करता है कि आप अब किसी भी प्रकार से स्त्रियों का अशिष्ट रूप सामने नहीं ला सकते हैं कि चाहे आप विज्ञापन हो, चाहे आप लेख करें, चाहे आप टीवी सीरियल, चाहे प्रकाशन में, पुस्तकों में, कहीं पर भी स्त्रियों का अशिष्ट रूप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यही इस अधिनियम की मुख्य बातें हैं, यही इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके इसकी सभी धाराओं के बारे में। इसकी 10 की 10 धाराएं हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसकी धारा नंबर 1। इसकी धारा नंबर 1 में क्या है तो इसकी धारा 1 में बताया गया है लघु, शीर्षक, सीमा और प्रारंभ से संबंधित सारे प्रावधान है। यानी कि इस अधिनियम को महिलाओं का प्रतिषेध निषेध अधिनियम 1986 कहा गया है और ये जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में फैला हुआ है। देखिएगा, जम्मू कश्मीर को लिखने का मुख्य अभिप्राय क्या है तो जम्मू कश्मीर को लिखने का अभिप्राय ये है कि जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो उस समय धारा 370 के तहत उसमें कोई भी नियम लागू करना भारत सरकार के संविधान में नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके पश्चात जब 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, लद्दाख और जम्मू करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, उसके पश्चात ये अब पूरे भारत देश में लागू हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत धारा नंबर 2 से संबंधित बातें। तो इसकी धारा नंबर 2 में क्या कहती है कि धारा नंबर 2 में कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया, बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं कि आप विज्ञापन, सबसे पहला विज्ञापन में क्या होगा कि इसके अंतर्गत कोई भी सूचना, कोई भी लेबल, कोई भी रैपर, कोई भी परिपत्र या कोई भी दस्तावेज प्रकाश, ध्वनि, गैस आदि के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्य रूपण जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर आता है इसमें वितरण क्या होता है कि इसके अंतर्गत नमूने के तौर पर वितरण है, चाहे वह विवरण मुक्त हो या अन्यथा हो। ठीक है, तो सबसे पहले विज्ञापन बताया गया है, दूसरे पे आपको बताया गया है वितरण। और उसके बाद बात करते हैं कि स्त्री अशिष्ट रूपण क्या है। स्त्री अशिष्ट रूपण का मतलब यह है कि किसी भी स्त्री की आकृति, उसके रूप, उसके स्वरूप, उसके आकार, उसके शारीरिक अंग आदि का इस प्रकार से चित्रण करना कि प्रभाव अशिष्ट हो, स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो और नैतिकता के आधार पर वो भ्रष्ट हो, विकृत हो, क्षति हो या उस महिला को, उस लड़की को उससे किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक संकीर्ण भावना को दर्शाया जाएगा तो यह स्त्री अशिष्ट रूपण जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपके सामने पूरी बात रखी है। अब इसमें चौथी शब्दावली क्या है, चौथी शब्दावली आती है पैकेज क्या है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी कार्टून, कोई भी बॉक्स या कोई भी पैकेज के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लेबल क्या है, लेबल का मतलब होता है कोई भी लिखित, स्टाम्पित, मुद्रित, चित्रित या चिन्हित वस्तु जो किसी भी पैकेज पर चिपकाई जाती है। यानी कि कोई, आपने देखा होगा कि जो भी मोहर लगाई जाती है, जो भी मुद्रित की जाती है, जो भी चित्र के द्वारा दर्शाई जाती है, वो सारी की सारी लेबल के अंतर्गत आती है।
ठीक है, तो ये 5 परिभाषाएं मैंने आपके सामने रखी है जो कि धारा नंबर 2 इनका प्रावधान करती है। अब बात करते हैं हम प्रतिषेध यानी कि धारा नंबर 3 की तरफ। धारा नंबर 3 में प्रतिषेध यानी कि नकारात्मकता का बोध किया गया। इसके अनुसार क्या है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के विज्ञापन का ना तो प्रकाशन करेगा, जैसा मैंने धारा नंबर 2 में बताया था, इन सारे विज्ञापनों का कोई भी व्यक्ति ना तो प्रकाशित करेगा और ना ही इस प्रकार के विज्ञापन का प्रकाशित करवाएगा, यानी कि करेगा भी नहीं और करवाएगा भी नहीं। अगर ऐसा किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसा कोई भी विज्ञापन जो स्त्री का अशिष्ट रूप दर्शाता है, ऐसे विज्ञापन को आप सबके सामने प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। ये इस धारा नंबर की 3 प्रावधान करती है। उसके बाद बात करेंगे हम धारा नंबर 4 में क्या है। तो धारा नंबर 4 के अनुसार ऐसे किसी भी तस्वीर, चित्र, छवि, फोटो का उत्पादन करना या वितरण करना या बांटना या किसी को भेजना जिसमें किसी भी प्रकार से महिला का अशिष्ट रूप दर्शाया गया हो, ये अवैध है। यानी कि अगर आपने किसी महिला की अशिष्ट रूप किसी के पास भेजा है, फोटो भेजी है, चित्र भेजा है, छवि भेजी है, तो आप इस प्रावधान के अंतर्गत धारा नंबर 4 के अंतर्गत ये अवैध है, यानी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन कोई ऐसी तस्वीर या चित्र या छवि का उत्पादन और वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि इसका प्रकाशन साहित्य, विज्ञान, कला या शिक्षा के क्षेत्र में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। यानी कि आप ऐसी फोटो भेज सकते हैं जिसमें इस प्रकार की फोटो पे कब वैध मानी जाएगी? ये वैध जब मानी जाएगी जब आपने ये विज्ञान, कला, शिक्षा, साहित्य के क्षेत्र में अगर इनका प्रयोग किया जा रहा है तो वो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर इनका इन क्षेत्रों में प्रयोग नहीं हुआ है, इसके अतिरिक्त कोई क्षेत्र में प्रयोग किया गया है, तो ये सारी की सारी बातें जो है ये अवैध रहेगी। तो इस बात को आपने समझना, ये धारा नंबर 4 प्रावधान करती है। उसके बाद धारा नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। धारा नंबर 5 में बताया गया है कि प्रवेश करने या तलाशी लेने की शक्तियां। देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी राजपत्रित अधिकारी यानी कि कोई भी गजेटेड ऑफिसर है, वो अपने स्थानीय सीमाओं के अंदर या अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर जहां कोई अपराध घटित किया गया है वहां पर प्रवेश कर सकता है और उस स्थान की तलाशी ले सकता है। यानी कि अब अगर ऐसी कोई भी शिकायत किसी ऑफिसर के पास जाती है, किसी अधिकारी के पास जाती है, तो उस अधिकारी को धारा नंबर 5 के तहत पूरा अधिकार है कि वो उस जगह की तलाशी ले सकता है और उस जगह में वो प्रवेश कर सकता है। ये राज्य सरकार उसे निर्देशित करती है। ठीक है, बात करते हैं कि किसी भी पुस्तक, फिल्म, फोटो, चित्र, लेखारूपण आदि को कब्जे में लिया जा सकता है। अगर ऐसे स्थान पर तलाशी लेने के पश्चात कोई भी पुस्तक मिलती है जिसमें इस प्रकार से महिलाओं को दर्शाया गया है, कोई भी फिल्म मिलती है, कोई भी चलचित्र मिलता है, कोई भी फोटो मिलती है, कोई भी लेख मिलता है, तो उनको कब्जे में लिया जा सकता है। दूसरी बात कि किसी भी दस्तावेज, रजिस्टर या किसी भी भौतिक पदार्थ जिसे साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, उसे भी जब्त कर सकता है। जैसे कि मान लो आपका कोई ऐसा रजिस्टर हो जिसमें कि उन सब फोटो को आपने चिपकाया रखा हो, उस रजिस्टर को जब्त किया जा सकता है। कोई भी आपका मोबाइल फोन हो जिसके अंतर्गत इस प्रकार के फोटोज का आपने प्रयोग किया है, उसको जब्त किया जा सकता है। कोई भी ऐसी सामग्री जिसमें कि वो अश्लील या अशिष्ट चीजें दर्शाई गई है महिलाओं के प्रति, उसे जब्त करने का पूरा अधिकार उस अधिकारी को है। उसके बाद वो अधिकारी जो है बिना वारंट के किसी के घर में प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि राज्य सरकार ने उसे अधिनियम के तहत, इसकी धारा नंबर 5 के तहत उसे अनुमति दी है, लेकिन फिर भी वो किसी के घर में बिना किसी वारंट के प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि किसी के भी घर में जाकर के आप तलाशी ले लें, ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो वारंट के साथ में ही प्रवेश करेगा। ये भी धारा नंबर 5 ही बताती है। उसके बाद अधिनियम की धारा नंबर 6 क्या कहती है? तो अधिनियम की धारा जो 6 है वो दंड का प्रावधान करती है। दंड का प्रावधान करती है मतलब कि इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि इन सब नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। अगर इस प्रकार के अशिष्ट रूपण का उसने दंड का उल्लंघन किया है तो वो व्यक्ति दंड का, सजा का भागीदार होगा। और इस पर क्या होगा कि यदि पहली बार दोष सिद्ध होता है, उस पर पहली बार यदि उस व्यक्ति पर दोष सिद्ध होता है तो उसे 2 साल का दंड दिया जाएगा कारावास का, साथ में 2000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। लेकिन पहली बार करके छोड़ दिया गया। दूसरी बात क्या होगा? तो दूसरी बार अगर ऐसा कोई कार्य किया है तो उसके पश्चात दोष सिद्धि होने की दशा में कम से कम 6 महीने से लेकर के ज्यादा
5 साल की सजा का प्रावधान। पहली बार में 2 साल की सजा, दूसरी बार में 6 महीने से 5 साल की सजा और 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये पहली और दूसरी दोनों बार में मैंने उसको जो दंड दिया जाना है उनके बारे में प्रावधान किया गया है। बात करते हैं कि अधिनियम की धारा 7 क्या कहती है। तो अधिनियम की धारा 7 ये कहती है कि यदि ऐसे अपराध किसी कंपनी के द्वारा किए गए हैं या वो व्यक्ति जो कंपनी के लिए उत्तरदायी पद पर कार्यरत है उनको किया गया है तो कंपनी को भी दंड दिया जाएगा, साथ साथ में वो जो कंपनी का वो अधिकारी है उसे भी दंड दिया जाएगा। फोटो के द्वारा आप पूरी तरह से समझ सकते हैं इस बात को कि यदि कोई कंपनी ऐसा कार्य करती है कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण दर्शाती है या कोई भी कंपनी का कोई भी ऐसा पद पर जो व्यक्ति बैठा है वो इस प्रकार का कार्य करता है तो कंपनी को भी सजा मिलेगी, साथ में उस व्यक्ति को भी सजा मिलेगी। बाद में बात करते हैं कि यदि कंपनी में अपराध प्रबंधक, निदेशक या सचिव आदि की उपेक्षा के कारण हुआ, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिएगा कि कंपनी में जो अपराध हुआ है वो या तो किसी प्रबंधक के कारण हुआ है या निदेशक के कारण हुआ है या सचिव के कारण हुआ है तो सिर्फ वही अधिकारी उत्तरदायी होगा। यानी कि अगर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को पता होता है, जिस पद पर जो बैठा है उसे पता होता है इस बात के, लेकिन फिर भी वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में केवल और केवल उसी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, कंपनी को दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपके सामने यहां से रखी है। उसके पश्चात बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि धारा नंबर 7 के पश्चात क्या प्रावधान है। धारा नंबर 8 में क्या है। धारा नंबर 8 ये कहती है कि जो भी दंडनीय अपराध जमानती और संज्ञेय होंगे, यानी कि ऐसे अपराध में अगर कोई अपराध किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसे जमानत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसकी जमानत नहीं होगी, ऐसे में उसकी जमानत हो सकती है। धारा नंबर 9 क्या कहती है। तो धारा नंबर 9 के अनुसार यदि किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या कोई भी ऐसे अधिकारी के द्वारा कोई कार्य सद्भावपूर्ण किया गया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं होगा। यानी कि कई बार ऐसा हो जाता है कि ये सारी जो बातें हैं ये सद्भावपूर्ण कर दिए जाते हैं तो ऐसे में उसको कोई सजा नहीं होगी। और आखिरी इसकी धारा 10 क्या कहती है। तो इसकी धारा 10 ये कहती है कि केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंध को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। यानी कि इस प्रकार का जो अशिष्ट रूपण है इसके लिए केंद्र सरकार कुछ नए प्रावधान भी शामिल कर सकती है, कुछ नई बातें भी जोड़ सकती है, कुछ नए अधिनियम और भी बना सकती है या इन्हीं अधिनियमों में संशोधन भी किया जा सकता है। ये केंद्र सरकार के हाथ में है। तो इस नियम के इस धारा के 10 के 10 इस नियम की धाराएं थी 10, उनके बारे में मैंने एक एक करके चर्चा कर दी है। उम्मीद है आपको ये जो सीरीज हो रही है हमारे मूल विधियों की, क्योंकि कई दिनों के बाद में क्लास लगी है लेकिन फिर भी क्लास अच्छी थी। अब आपको रूटीन में एक दिन छोड़ एक दिन ये मूल विधियों की क्लासेस इसी प्रकार से मिलती रहेगी। तो आज की क्लास नंबर 4 अच्छी लगी, कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ साथ में ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसका पीडीएफ भी मिल सके। इसके पीडीएफ के लिए ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, ज्ञानकोश ऐप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।